हमारे देश में आज भी एक लड़की जीन्स पहन के जाए तो हमारी आंखें अलग हो जाती हैं। हमें अपना मिजाज सुधारना होगा, हमें मिजाज सुधारना होगा और वहीं पे हमें आवाज उठानी होगी। आप चुप रहेंगे तो आपका शिक्षा भी बेकार है, आपका संस्कार भी बेकार है। दूसरी बात, मुसलमान या इस्लाम होना एक बहुत गर्व की बात है और इस्लाम अपने आप में इतनी बड़ी चीज है जो मैं चंद शब्दों में बता नहीं सकता। मैंने शरीयत में काम किया है, हिज रॉयल हाइनेस राजा के नीचे काम किया, मैंने मिजाज देखा है शरीयत का और मुझे आज तक मुसलमानों से डर नहीं लगता। और आज मैं रेवर फाउंडेशन में ही हूं और मैं कश्मीर जा रहा हूं, मैं कश्मीर जा रहा हूं। तो कश्मीर जाने का सबब आप जानते हैं, आज राष्ट्रपति शासन है, वहां मीडिया को सख्त मना है, लेकिन मैं वहां जा रहा हूं। 45 से 55 दिन का मेरा सफर है पूरे मुल्क का, भारत का। इस बात को आप गौर कीजिएगा, मैं बार बार भारत बोलता हूं, आप हिंदुस्तान बोलना छोड़ दीजिए। अगर आप अपने जुबान से हिंदुस्तान बोलना छोड़ देंगे दूसरों पे भी असर होगा, पहली बात। और दूसरी बात, कभी भी किसी मंच पे मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, किसी भी रूलिंग पार्टी का, आप किसी भी पार्टी का व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, किसी के भी माता बहन और निजी जीवन पे बात मत कीजिए। उसका एक कारण है, यही तो वो चाहते हैं। उन्होंने आप सबको हमें अलग करने के लिए सीए और एनआरसी का दाना दे दिया और एक विशेष समुदाय ने उस दाना को चुग लिया। उन्होंने ये बात समझा ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है। सीए एनआरसी केवल इसलिए डाला गया ताकि हिंदुओं को यह बता सके कि भाई हम हिंदुओं के साथ हैं, देखो हम उनके ऊपर क्या कर रहे हैं। जबकि सच्चाई है कि मैं एक ब्राह्मण हूं और 50% से ज्यादा हिंदू इस वक्त मोदी रेजिम के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन उन्हें आप तक पहुंचाने का काम मेरे जैसे व्यक्ति तो करेंगे। आप लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि जब जीएसटी लगता है ना मौलाना साहब, तो वो हिंदू और मुसलमान नहीं देखता। जब नोटबंदी होता है ना, तब हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाता। और जब कोरोना में लठ पड़ते हैं, डंडे पड़ते हैं, तो वो हिंदू और मुसलमान नहीं देखता। इस देश के जो शासक हैं वो बेहतरीन सेकुलर हैं, लेकिन हम लोग मजहबी हो जाते हैं। किसी जमाने में गाय और बकरी मजहब थी, अब तो कुर्ते भी मजहबी होने लगे। मैंने भी जामा मस्जिद से एक भाषण दिया था, मेरा जंतर मंतर से परमिशन था, लेकिन वहां डीसीपी क्राइम ने यह कहा कि रेबल, मुझे बागी के नाम से जाना जाता है। भाई और बहनों, आप कभी गूगल पे टाइप कीजिएगा, साधारण सा व्यक्ति हूं और कोई बड़े रिच परिवार से नहीं हूं। 2 बच्चे मेरे, उनको भी यही सिखाया गया कि अपने कदमों पे चलना है, डोनेशन नहीं दूंगा किसी इंस्टीट्यूट के लिए, मेरिट में जीना है। मेरिट में नहीं जियोगे, कोई ढाबे में काम करोगे तो भी फक्र होगा कि मेरा बेटा मेहनत की रोटी खा रहा है, मेरी बेटी मेहनत की रोटी खा रही है। चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है और चाय वाला आज रेलवे स्टेशन बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, बीएसएनएल बेच रहा है, ओएनजीसी बेच रहा है, सारी चीजों को बेच रहा है, एलआईसी बेच रहा है। सबब हम हैं। हमें यह बात समझ लेना होगा, सक्सेस यानी कि कामयाबी के लिए आपके अंदर का जज्बात होना चाहिए पहला। और जज्बात किसी के तब कामयाब होते हैं जब अपने सामने वाले शख्स की आप इज्जत करना सीखें। अगर आप राह चलते हुए किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो आप जान लीजिए आप जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कामयाबी एक्चुअल में केवल और केवल तहजीब से आती है, जो मैंने देखा। मैं बिहार के एक छोटे से शहर से हूं, जमशेदपुर टाटा नगर, जो झारखंड में, और उस स्कूल से पढ़ा हूं, सेंट मैरीज इंग्लिश हाई स्कूल। मेरे 2 भाई आश्रम से पढ़े हुए हैं और दोनों ही सख्त मोदी जी के खिलाफ हैं, आश्रम के पढ़े हुए, जबकि ये तो हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं। एक्चुअली किसी हिंदू को कोई हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाए और किसी मुसलमान को कोई इस्लाम का पाठ ना पढ़ाए। क्या अल्लाह अपने आप में इतने छोटे हैं कि किसी को उनके बारे में बताने की जिक्र करना पड़े? आप समझिए इस बात को, बहुत बड़ी बात है। और जहां भी आप बैठे, जहां भी आप जिक्र के एक दूसरे का, मोहब्बत का पैगाम रखें। मैंने तो एक दिन एक छोटा सा क्वेश्चन उठा लिया था, लव जिहाद नाम के बड़ी टिप्पणी होती है, विशेष तौर से यूपी जो है गढ़ है आपसी दंगों का। मैं कश्मीर 27 से 28 बार जा चुका हूं, अब लगातार जा रहा हूं, मुझे आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम यूपी से आती है। जिस कॉलेज में पढ़ता था वहां भी प्रॉब्लम आती थी। लोकल भाई, मैं बाहर का था तो लोकल, यहां आ जाओ तो लोकल। भाई मैं तो एक बात बोलता हूं, हर भारतीय अपने आप में स्टैंडर्ड है, लोकल बनने की आवश्यकता क्या है? आपने देखा होगा मेड इन यूएसए। आपको पता है जापान में अमेरिका ने जब बम गिराए थे हिरोशिमा नागासाकी में, आज भी टोक्यो के अंदर एक भी मैकडॉनल्ड का एक भी आउटलेट नहीं है। उन्होंने सांकेतिक तौर पे 50 साल पहले का एक जवाब दिया, तुमने हमारे लोग मारे, हम तुम्हारे ब्रांड को नहीं चलने देंगे। अगर आप इस शब्द पे गौर करो, उसी तरह जो आपको किसी भी तरह टारगेट करते हैं, आप उससे उल्टे जवाब मत, आप उसके पॉलिसीज के ऊपर बात करो। मैं पॉलिसीज के ऊपर बात करता हूं। 1300 आरटीआई फाइल किए मैंने, नजीब का केस में लड़ रहा हूं, जो 2 साल 3 साल से गायब है, 2016 से, जिसके लिए सीबीआई को फुर्सत नहीं है। अखिल गोगोई के लिए मैं फाइट कर रहा हूं, आसाम के किसान के नेता जिनके ऊपर आतंकवादी होने का टैग लगा दिया गया एनएसए का। के लिए क्यों लड़ूं? अपने देशवासियों के लिए लड़ूं। 5000 एक्टिविस्ट हैं
जिनमें से 3000 इस दिल्ली दंगों के दौरान लोगों को अंदर डाला गया है, उनके मुकदमे में फाइट कर रहा हूं आप जैसे भाई बहनों की सहायता से। मेरा संगठन रेबल सदानंद पति फाउंडेशन तमाम उन जगहों के लिए है। आप लोग इसी मंच से मेरा मोबाइल नंबर 8800092747, मैं पुनः आप लोगों से कहता हूं 8800092747, आप अपने किसी एक जगह की समस्या की केवल व्हाट्सएप करके भेजिए। अगर आपका भाई, अगर आपका बेटा वहां ना पहुंचे तो आपका जूता और मेरा सिर है। मैं ये काम करता हूं। मुझे ये लगा कि हम लोगों ने सड़क से संसद पहुंचाए इन नेताओं को, हम में इतना गट्स है, हम में इतनी क्षमता है कि दोबारा इन्हें संसद से सड़क तक लेके आएंगे। उसमें हमारे साथ आइए। मजहबी बातें मैं नहीं करता। मजहब आप जो मानना है माने, वो आपका अपना अधिकार है। मजहब के नाम पे लड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मजहब अपने आप में, फिर आपने सीखा होगा ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये बहुत पुरानी बातें हैं, हमारे बुजुर्गों ने लिखा। और आप एक बात देखिए, जब भी बीजेपी वाले नारा लगाते हैं, मैं थोड़ा बीजेपी के गवर्नेंस के खिलाफ रहा हूं, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं, मैं मोदी जी से बहुत प्रेरित हूं, लेकिन उनकी विचारधारा से सख्त नाराजगी है मुझे। जहां भी वो जाते हैं वो एक नारा लगाते हैं, इनकलाब। क्या बोलते हैं इनकलाब के बाद? इनकलाब। क्या बोलते हैं? जिंदाबाद। लेकिन आपको पता है कि इनकलाब का नारा किसने लगाया था? हजरत मोहानी साहब, मुसलमान थे, और उन्होंने वो नारा एक मुसलमान व्यक्ति का दिया हुआ लगाते हैं, लेकिन वो अपने नोटों में किसी मुसलमान लीडर का नाम नहीं छापते। हम मुद्दों की बात करेंगे, पहली बात। अब दूसरा, शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, लेकिन अब सीए और एनआरसी को आने भी नहीं देंगे। क्यों बैठने दे भूखे? क्यों बैठने दे भूखे? क्यों हमारी बहनें बैठे हड़ताल पे? क्या हमारी बहनों के लिए हम जैसे भाई नहीं है क्या? क्यों बैठेंगे हमारे तो औरतें धरना प्रदर्शन में? हमारी औरतों का और भी बहुत काम है। जॉब्स पे आएंगे, प्रशासनिक नौकरियों में आइए। अगर आप लोग सच में कुछ करना चाहते हैं ना, अपने घर में भी विद्रोह कीजिए। सबसे बड़ी लड़ाई तो अपने घर की है। अभी एक रूल पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, कभी वोट देके देखिएगा। उसमें कहा गया कि पैतृक संपत्ति में लड़कियों का भी बराबर का अधिकार है। और मैं लड़ाई लड़ रहा हूं 5 साल से, लेकिन मेरे परिवार के ज्यादातर लोग इस चीज के खिलाफ हैं, मेरे खुद के परिवार के। तो आप ये समझिए, लड़ाई घर से शुरू होती है, जंग की शुरुआत घर से है। मेरी एक बेटी और एक बेटा है, जो भी मेरी संपत्ति है दोनों को बराबर है, और एक संपत्ति मेरी और मेरी मिसेस के नाम से है। भाई जब भी हम, जो हमारी सेवा करेगा वो उनको चला जाएगा बुढ़ापे में। अलग क्यों करें? अलग क्यों करें? लड़का चहेता क्यों बने? अगर आप अपने देश में क्राइम को खत्म करना चाहते हैं, एक्चुअल में क्राइम, देखिए इजराइल एक छोटा सा देश है, यहूदियों, मैं कहता हूं दुश्मन से भी सीखें। बहुत आवश्यक है कि वहां लड़कियों को बराबर का दर्जा है हर चीज में। मिलिट्री ट्रेनिंग, देश विदेश घूमना। अमेरिका में आप देखिए, हिलरी क्लिंटन खड़ी हो जाती है राष्ट्रपति के लिए। हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी के बाद कोई नहीं हुई। जवाब आपके सामने। आप एक पुरुष को तालीम दें, वो केवल अकेला होता है। आप एक औरत को तालीम दें, पूरे कुनबे को शिक्षा देती है, पूरे कुनबे को। तो मेरा एक छोटा सा अभिवादन है, औरत का रिस्पेक्ट कीजिए। औरतों में बहुत पावर है। और जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी है, मैंने बीजेपी से कहा, आपने अपने पार्टी में केवल 13.5% लेडीजों को टिकट दिया, जबकि आपके मौजूदा विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, उसमें से 54 लोगों में औरतों के प्रति गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। तो फिर अच्छे दिन कहां से आएंगे? और लास्टली मैं एक बात बोलूंगा, वो जुमलों वाली बात, क्योंकि मैं जुमले सुन रहा था, कि मैंने भी अपना एक जुमला बनाया, क्योंकि असर हो जाता है। जुमला था, देखो देखो कौन आया। ये मेरा अपना है, ओरिजिनल है भाई। देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। शेर की चाल देखी, 56 इंच का सीना देखा। 56 इंच का सीना देखा, देखा शेर की चाल। कमाल करते हो मियां, आज हम पे भौंक रहा है नेपाल। जुमलों से नहीं चलेगा, काम से चलेगा। अभी बिहार का चुनाव है, मैंने एक डिक्लेयर किया, जितने भी निर्दलीय लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे नहीं है, तकरीबन ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती हैं कि मैं वहां जाके कैंपेन करूं, पर मैं नहीं करूंगा। मैं केवल उन लोगों के लिए कैंपेन करूंगा, निःशुल्क करूंगा, जो लोग खड़े होंगे जिनके ऊपर कोई क्राइम कर रहे हैं। और जो सेव इंडिया, जो कश्मीर से कल से मैं शुरू कर रहा हूं, कल मैं कश्मीर के लिए रवाना होऊंगा। हमारा दौर अच्छा रहे, आप लोगों की दुआएं चाहिए होंगी, क्योंकि वहां माहौल बहुत सख्त है। मिलिट्री और पुलिस का बहुत दखल अंदाजी है। ज्यादातर जो एक्टिविस्ट हो जेलों में, मैं उनसे मुलाकात करने भी जा रहा हूं। उस दौर रीच है, तो
तो आप एक जान लीजिए कि आपका जो रहबर प्रतिभा सम्मान समारोह है ये लोगों तक पहुंचेगा। कौमी बातें ना करें, शिक्षा में कौम नहीं आता, एजुकेशन में कोई रिलीजन नहीं होता। एजुकेशन इज द बिगेस्ट रिलीजन एंड द मोस्ट होली रिलीजन। कलाम साहब ने बोला था, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट इज नॉट अ क्राइम। अगर आप गरीब के तौर पे पैदा हुए, एक एपीजे कलाम साहब के शब्द थे, तो कोई गुनाह नहीं है। बट इफ यू डाई एज अ पुअर मैन देन यू आर अ क्रिमिनल। अगर आप गरीबी की मौत मरते तो जान लीजिए आप एक क्रिमिनल हैं, क्योंकि उनके कायनात में इतनी कुछ है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जब एक बिहारी यहां आके करोड़ों लोगों में बस सकता है, 200 रुपए के कमरे किराए पे रहने वाला अपना घर बना सकता है, तो आप लोग तो यहीं के स्थानीय हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का समय लूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। सबसे पहले एक बात बताऊंगा, आप सबको बधाई। और कभी सोचा नहीं था कि चीफ गेस्ट के तौर पे आऊंगा, बिकॉज छोटी सी हस्ती है मेरी, रेबल हूं यानी कि बागी। और गाजियाबाद से मेरा संबंध बहुत पुराना है, यही एसडी कॉलेज का पास आउट हूं, मैं भी और मेरे मिसेस भी, दोनों। ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात रखता हूं। काफी देर से सबको सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। आप सबका अभिवादन, मेरे बड़े भाई और बुजुर्ग और मेरे प्यारे स्टूडेंट भाइयों और बहनों। सबसे पहले एक बात बोलूंगा कि शिक्षा के ऊपर 2 मिनट बात करेंगे, पहले तहजीब के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने अभी 15 अगस्त के दिन आगाज किया था, तो मैं मुनव्वर राणा जी को अपने वालिद की तरह मानता हूं। देश के बहुत बड़े शायर हैं और बहुत लंबे टाइम तक जब बच्चा था 10th क्लास में, तो उनकी शायरी सुना करता था। और औरतों के प्रति मेरा सम्मान शुरू से बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि एक बेटी का बाप भी हूं। और मुझे लगता है कि हमारा तहजीब जो है कहीं ना कहीं खिसक रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। शिक्षा हमें आगे लेके नहीं जाती, बेसिकली तहजीब ही हमें आगे लेके जाती है। तो राष्ट्र भी मेरी माँ है, भारत मेरी माँ है। और मेरे साथी जो जिला पंचायत के लिए अभी खड़े हो रहे हैं, आपको शुभकामनाएं मेरे भाई। लेकिन मैं इनसे एक बात पे इत्तेफाक नहीं रखता, हालांकि उन्होंने बहुत ही अच्छे सरलतापूर्वक कही है कि मैं हिंदुस्तान में विश्वास नहीं करता, मैं भारत में यकीन रखता हूं। मैं भारत की बात करता हूं और मैं भारतीयता की बात करता हूं। यह देश ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना सिखों का है, ना ईसाइयों का है। यह देश भारतीयों का है। और तमाम वो जो लोग हैं कमल छाप, मैं सीधी बात करूंगा, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, जो हमें हिंदुत्व या अलग अलग एजेंडाज की बात करते हैं। जब वो कहते हैं कि हम राजा भारत के वंशज हैं, यार ये देश भारत है, तो फिर हम किसी भी धर्म या जाति को इसमें इतना वैल्यू दे क्यों? हम अपने देश के नागरिकों को वैल्यू देते हैं। हमें विश्व के महान देशों से एक सबक सीखना चाहिए। जापान में जापानियों की बात होती है, अमेरिका में अमेरिकियों की बात होती है, तो फिर हम यहां पे हिंदू और मुसलमान की बात ही क्यों करें? हम बात करेंगे अपने मुल्क की। मेरा मुल्क है भारत, और मैं अपने मुल्क के तमाम बड़े भाई, अपने बुजुर्ग सभी के साथ बैठा, और मुझे इसमें गर्व। आज बहनों का दिन है, मेरे छोटे भाइयों का दिन है। कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मुझे मेरी मां के दुआओं का असर लगता है। एक लंबे वक्त तक मेरी मां सोई नहीं थी, जब मैंने अपने मां से कहा, मां मुझे नींद में भी डर लगता है। देखिए, देश में बहुत तरह की क्राइम चल रही है। इस क्राइम को हम केवल भाषणों से नहीं फाइट कर सकते। मैंने लंबे टाइम तक देश विदेश में काम किया, लेकिन जब लॉकडाउन का पीरियड स्टार्ट हुआ और जब मैंने देखा कि कुछ लोग बाइक में जा रहे थे, मेरा सफर आप लोगों के बीच, जनता के बीच केवल 3 महीने पुराना है, 4 महीने पुराना है, जो आज करोड़ों लोग मेरे साथ हैं और आपके साथ भी होंगे इंशाल्लाह जब आप शुरू करेंगे किसी चीज को। तो मुझे लगा कि जब एक परिवार अपने बच्चों के साथ जा रहा है और पुलिस वाले उसे पीट रहे हैं, तो किस इसलिए कि लॉकडाउन में निकल गए या मास्क नहीं पहना, तो मुझे लगा फ्रीडम ऑफ लिविंग हमारा छीना जा रहा है। हम कुछ बोलते हैं तो लोग जेल में डाल देते हैं, बहुत एक्टिविस्ट हैं। मैं कोई राजनीतिक संगठन का हिस्सा नहीं, ना मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में बिलीव करता हूं। मैं एक साधारण भारतीय, और मैं भारतीयता में यकीन रखता हूं। और मुझे लगता है कि हर कोई एक दूसरे की आवाज को सुनता है। मैं आप लोगों के बीच रहता हूं, गली गली जाता हूं। अभी कल से मेरी सफर शुरू हो रहा है कश्मीर से, #सेव इंडिया। मैंने कभी नहीं बोला सेव हिंदुस्तान, और मैं बोलूंगा भी नहीं जीवन में। भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, स्वामी विवेकानंद का जो स्मारक है, यानी सर से लेकर पैर तक, मैं कश्मीर को देश का सर मानता हूं, ताज मानता हूं। उसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर में मुसलमान है इसलिए या कश्मीर में हिंदू है इसलिए। भाई मेरे देश की बात है, जब देश की बात होगी तो किसी जाति की बात कतई नहीं होगी। दूसरा, मैंने एक चीज सीखा, आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। आप लोग मेरे साथी हैं, पढ़ते हैं, जितने भी बच्चे मेरे से छोटे, मैं भी पढ़ ही रहा हूं, अभी सीख रहा हूं, PhD के लिए अप्लाई कर रहा हूं फिर से। अच्छा लगता है। मैंने एक बात फील किया कि लोगों के दिल में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन लोग बहाने ढूंढते हैं
जब आपके सामने कुछ गलत होता है और आप चुप रह के गूंगे और बहरे बन के रहते हैं तो जान लीजिए शिक्षा बेकार है। चाहे पुलिस का कारण पिटाई की घटना हो, अभी भी एक ताजा घटना हुआ था जब मैं रास्ते में आ रहा था, के बीच आना था, नहीं तो एक वीडियो में वहीं से लाइव होता। कि हर एक के अंदर एक बागी है। अपने समाज के कुछ चीजों को, कुरीतियों को आपको तोड़ना होगा। पहला, अपने समाज के कुछ चीजों को, कुरीतियों को आपको तोड़ना होगा पहला। और जो लोग अपनी बेटियों को समझाते हैं, बेटियों के लिए वरी करते हैं, सबसे पहले एक डायरेक्ट मैसेज इस मंच पे दूंगा, क्योंकि शिक्षा के लिए कि बेटियों को बाद में, पहले अपनी लड़कों की खबर रखना सीखिए। पहले आप गौर कीजिए कि आपका बेटा शाम के 6 बजे के अंदर घर आता है या नहीं। आप बेटियों की परवाह बाद में कीजिए। जब कोई दुर्घटना होता है तो बेटे ही अंजाम देते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो, चाहे कोई भी हो। तो जब हम चिंता करते हैं, अपनी बेटियों के लिए चिंता ना करें, आप चिंता अपने बेटों के लिए करें। देश को ना ज्यादा फिक्र अपने बेटों के लिए होना चाहिए। रही बात है तालीम की या शिक्षा की या संस्कार की या तहजीब की, तो मैं एक बात बोलूंगा, हर चीज की शुरुआत घर से होती है। मैंने मोदी जी से एक बात बहुत अच्छी सीखी, आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। कौन कहता है कि शिक्षा कामयाब है? कौन कहता है? आदमी के अपने अंदर का जो फील है ना, वो उसे कामयाब करता है। जो 12वीं पास नहीं होता वो शिक्षा मंत्री बन जाती है। स्मृति ईरानी जी, आप परिचय होंगे इस नाम से। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, क्या शिक्षा से होता है क्या? ऊपर वाले को रुखसत हुए उस दिन भी, जैसे मंच पे मैं आज आपके बीच खड़ा हूं, वो भी छात्रों के बीच खड़े थे और पढ़ाते पढ़ाते उनका इंतकाल हुआ। जीवन के चर्चे तब अच्छे लगते जब जीवन के बाद भी किसी का चर्चा हो। आज वो नहीं है तो उनके चर्चे हो रहे हैं। मैं प्रणब मुखर्जी का बहुत बड़ा मुरीद हूं। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानने वाला हूं बचपन से। गांधी जी के साथ कई विचारों में मेरी असहमति है, मैं उनके विचारधारा से सहमत नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि देश को आजादी अहिंसा से नहीं मिली थी। लाखों लोगों ने अपनी चमड़ी और अपना खून का बलिदान दिया था। और मुझे बहुत दुख होता है जब आज भी करेंसी में केवल गांधी जी की तस्वीर छपती है, और जब मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चेहरे नहीं छपते, मुझे दुख होता है। तब मैं मोदी जी से पूछता हूं, क्या इन लोगों ने देशभक्ति नहीं की थी? मेरे पिछले 3 महीने का जो सफर है, वो भारत के कोने कोने में जहां भी कोई दिक्कत है, उनकी आवाज को उठाता हूं। और आप यकीन माने, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है मेरे साथ, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिला है। तो जब आप अपने स्कूल में आए, जब आप अपनी कक्षा में आए और जब आप अपने किसी कार्य में जाएं, आप केवल एक बात सोच के रखिएगा, ऊपर वाले ने हर एक को एक हुनर दिया है, उस हुनर को आप सम्मान करें, उस हुनर को तबीयत से सीखें और उस हुनर को सबके सामने लाएं। और जब आप कुछ करेंगे तो दुनिया भर के, ये मैं विशेष तौर से लड़कियों के लिए बोलूंगा, आप सब पहने जो आप पहनना चाहती हैं, कोई अड़चन नहीं आना चाहिए। आप लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए, बेसिक फाइटिंग की ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए, आत्मरक्षा का ज्ञान होना चाहिए। आपको पता है, हमारे देश को छोड़ के ज्यादातर जितने यूरोपीय देश हैं, उसमें तमाम स्कूली बच्चों को 5वीं क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है, क्यों? मिलिट्री की ट्रेनिंग ले, आत्मरक्षा सीखें। चाहे वो इजराइल हो, चाहे जापान हो, चाहे सऊदी अरब क्यों ना हो, सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। हमारे देश में आज भी एक लड़की जीन्स पहन के जाए तो हमारी आंखें अलग हो जाती हैं। हमें अपना मिजाज सुधारना होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।